हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम इकोनॉमी के 2019 में या 2018 का जो आपका मेनली जो पेपर हुआ था, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उस तरह के एग्जाम में कि उस जो साल एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वहां से हम ये देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। उसके आइडिया लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करने के बाद फिर से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आएंगे डेली, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। सो माय नेम इज नितिन बशीष। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे एचपी सब इंस्पेक्टर का बैच बाय करना चाहता है वो हमारे निंबस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकता है। इस बैच पे काफी ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया है। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना, एक स्मार्ट स्टडी करना, तो आप ये कोर्स अभी भी बाय कर सकते हो। आपको अगर स्टडी मटेरियल साथ में चाहिए होगा वो मिल जाएगा। अगर आपको पार्ट्स में चाहिए होगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको वैसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। देखो, उसके अलावा भी अगर बाकी जो बच्चे किसी और सब्जेक्ट या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर हो गया, तो इसका जो आपको प्राइस अब 999 रुपये करा गया है। ठीक है, जो बाय करना चाहता है कर सकता है। एचपी जो पटवारी का है कोर्स है वो 1200 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 60% आपको ऑफ मिल रहा है अभी भी। और टीजीटी आर्ट्स के लिए जो कोर्स है वो 3000 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो 40% ऑफ के ऊपर आपको मिल रहा है। उसी तरह से एचपी जेबीटी का कोर्स आपको 50% ऑफ के ऊपर 1500 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखो, ये जो आपको सारे हमारे कोर्सेज होंगे हमारे निंबस करियर ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी कोर्स से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन पूछना है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द मेजर्स एज लिस्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 टू बी करेक्ट। तो यहां पर बोला है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कुछ आपको यहां पे मेजर्स दिए थे, तो इनमें से ऐसे कौन से मेजर है जो यहां पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो ये जब 2019 का पेपर हुआ था तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, पहला पार्ट क्या है इसका, रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो इसका मतलब क्या था कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो वहां पे जो उनकी शिशु मृत्यु दर है उसको 30 से कम करना। पहला तो इसका लक्ष्य ये था। दूसरा क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रति 1 लाख जीवित जो बच्चे होते हैं उसके बाद देखो क्या होता है कई बार कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो मदर्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो 1 लाख बच्चों के पैदा होने पर जो मदर्स की डेथ है वो 100 से भी कम हो, इसका कम करना दूसरा लक्ष्य ये था। तीसरा क्या है, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 22 एंड प्रेफरेबली रेजिंग इट टू 24 ईयर्स और मोर। ठीक है, तो उसका बोला है कि 22 साल से पहले शादी नहीं करना और इसको 24 या उससे भी आगे बढ़ा देना। आगे क्या है, फैसिलिटेट्स फॉर द सेफ एबॉर्शन ऑफ टू बी इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सुरक्षित गर्भपात है उसकी सुविधाएं आगे भी बढ़ाई जाएं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी? देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। 2000 जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंग वहां पर यही बोला गया था अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, तो वहां पे जो उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 से कम करना। उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि अगर 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो वहां पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जो मातृ जो मृत्यु दर है उनको कम करना 100 से। बट यहाँ पे इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया था कि रेज करनी है हमें जो मैरिज एज है गर्ल्स की 22 से 24, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था। और लास्ट बोला था कि फैसिलिटेट करना फॉर द सेफ एबॉर्शन टू बी इंक्रीज। ठीक है, तो अगर सुरक्षित गर्भपात है उसके लिए सुविधाएं और बढ़ाई जाएं, तो ये भी बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पता करना है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में क्या क्या बोला गया था। तो यही तीनों प्रावधान थे मेनली जो इस पॉलिसी में दिए गए थे। तो ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई नई पॉलिसी आई है, ठीक है, उसके बारे में आपको मेन जो उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, यहां पे पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 20।
ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि 2015 से 20 के बीच में क्या इंडिया की रहेगी विदेश व्यापार नीति। तो यहाँ पे पहला क्या था कि इट एम्स टू डबल द इंडियाज एक्सपोर्ट टू $700 बिलियन बाय 2020। तो क्या हमारी अभी 2023 में $700 बिलियन पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी है। तो देखो 2020 में तो डबल नहीं हो पाई थी, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई थी। आगे क्या बोला था, इंट्रोड्यूस 2 स्कीम्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो बोला था कि यहाँ पे 2 स्कीम्स को हमने लागू किया था। कौन सी थी, पहले थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और दूसरी थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पे ये इनका फॉरेन पॉलिसी टारगेट था 2015 और 20 के बीच में। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट नंबर बी थी, ठीक है, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन देखो, पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी जो जरूरी पॉलिसी हैं जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रखी हैं, तो ये मान के चलना कि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके पॉलिसी से पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज आर कंडक्टेड बाय CSO। ठीक है, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ऑफिस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं इसको, CSO को। तो बोला था कि इनमें से कौन कौन सर्वे है जो CSO कंडक्ट करवाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसमें से कौन कौन सर्वे ये करवाता है, पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स करवाता है इसका सर्विस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, IIP जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और फोर्थ है नेशनल अकाउंट्स। तो देखो इनमें से जो आपके 3 है ये वाले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, नेशनल अकाउंट हो गया, इनके जो सारे सर्वे करवाता है वो कौन करवाता है, आपका CSO करवाता है। कौन करवाता है, CSO। तो यहां पे अगर देखा जाए 2, 3 एंड 4, तो यहां पे 2, 3 एंड 4 किसका आंसर था, तो यहां पे ये कर लेना, यहां पे कुछ कोई 2, 3 एंड 4 नहीं दिया हुआ, तो यहां पे कर लेना इसको 3, 2 एंड 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो देखो अब बात आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, WPI भी बोलते हैं। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की जाए कि इसको कौन रिलीज करता है, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कौन बताता है, तो ध्यान रखना है ये कौन बताता है, DPIIT। तो DPIIT अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, क्या है इसका, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री भी आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका WPI। तो ये 2 चीजें आपने WPI के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, DPIIT, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और दूसरा आपका हो गया जो नेशनल अकाउंट्स है, इनको रिलीज करता है, इनके सर्वे कौन करता है, तो वो कौन करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आपने याद रखना है, यहां से इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब यहां से आपसे पूछा हुआ था कि राइस इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो राइस है ये किससे रिलेट करता है। तो अगर राइस के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखो, राइस से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको राइस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जो राइस है वो किससे रिलेट करता है। देखो R का मतलब होता है रिवाइटलाइजिंग। ठीक है, क्या बोला है, रिवाइटलाइजिंग। रिवाइटलाइजिंग I से बन जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ठीक है, कि रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो एजुकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बढ़िया करना ताकि एजुकेशन बच्चों को अच्छे से मिल सके। तो ये अगर आपको फुल फॉर्म पता होती कि लास्ट में एजुकेशन है, तो यहाँ पे पॉवर्टी, हाउसिंग, हेल्थ लिखा हुआ था, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाता आपकी, हायर एजुकेशन इज द राइट आंसर। तो राइस की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसका लक्ष्य क्या होता है कि सरकार आपको कम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, या तो फिर बहुत कम लो इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, कुछ फंड प्रोवाइड करवाएगी, ताकि जिसकी वजह से हम अपने एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया कर सके, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और उनका जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, या उनका जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। तो ये आपका रिलेट करता था हायर एजुकेशन से।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला हुआ है और यहाँ पे आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन के यहाँ पर हेड कौन थे। जैसे 13 फाइनेंस कमीशन में बोला हुआ है सी रंगराजन, 14 फाइनेंस कमीशन में पूछा हुआ है डॉक्टर वीवाई रेड्डी, 15 फाइनेंस कमीशन में पूछा हुआ है एनके सिंह। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, किन्होंने कौन सा फाइनेंस कमीशन किसने हेड नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो 13 फाइनेंस कमीशन है उसका जो हेड थे वो सी रंगराजन नहीं थे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओनली। देखो अगर आपसे अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो 13 फाइनेंस कमीशन थे उनका जो हेड था वो कौन थे, तो याद रखना है विजय केलकर। तो विजय केलकर थे इसके हेड। कौन थे हेड इसके? विजय केलकर। देखो अगर बात की जाए फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। और फाइनेंस कमीशन को गठित कौन करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या है, इसको गठित करने का काम किसका होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। ये एक प्रोडिक क्या होती है, ये एक संस्था है, ठीक है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो फाइनेंस कमीशन का मेनली देखो काम क्या रहता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंसेस है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा काम कौन देखता है, वो फाइनेंस कमीशन देखता है, ठीक है। पैसों से लेन देन जो होता है स्टेट और सेंटर के बीच में उसको देख रेख का काम कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन वो काम करता है। आर्टिकल 280 के अंदर आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है, वो ही अपॉइंट करते हैं कौन इसका हेड रहेगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आपके अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी जो मतलब उनको कब लागू किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था। यहां पे क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग इंडिसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यहां पे बताना था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि कौन सी संस्था पहले आई थी, कौन उसके बाद आई थी, कौन सबसे बाद आई थी। तो पहला था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देखो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपका सबसे पहले आया था, ये 1970s के अराउंड आया था ये आपका, ठीक है। ये जो इंडेक्स है कौन सा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। इसके बाद इसको ही चेंज करके या इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके ही हमारे जो बाकी दो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आए थे, ठीक है। तो अगर एचडीआई के बारे में बात की जाए तो एचडीआई की जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है वो 990 में हुई थी। 1990 के आसपास इसको बनाया दिया गया था, मतलब इसको लागू कर दिया गया था, इंडेक्स को आना शुरू हो गया था। और इसको देखो किया किसने था, हमारे एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट होते थे, ठीक है। किसने किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे और उनका नाम मेरे को बताएंगे सारे कि उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है। महबूब उल हक थे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने क्या बताया था, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था। और उसके बाद आपका मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, ये आपका 2010 के आसपास आया था, 2010 में आया था। तो सबसे पहले 1970 में आया था आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में आया था और लास्ट में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2010 में आया था। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग आपका 3 पहले आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी, तो यहां से आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इन सभी चीजों के बारे में। देखो अब इनको अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेक्सेस को देती है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया या मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स हो गया, इनको कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इन सभी इंडिसेस को जारी करता है। तो ये आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। और अगर हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताते हैं तो मल्टी पॉवर्टी किन चीजों को ध्यान रखता है, आपकी हेल्थ होगी, ठीक है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, आपकी एजुकेशन होगी, इन चीजों के अकॉर्डिंग देखा जाता है आपके मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। और उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो यहाँ पे ये मेनली बात करता है कि किस तरह से हमें अलग अलग चीजों को देना ही पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कौन लागू करता है, कौन इनकी रिपोर्ट जारी करता है, कौन कौन से इसके साल थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पे आपसे क्या पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज द मैक्सिमम एलोकेशन रिवेन्यू अमंग द स्टेट्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। तो ये आपका उस टाइम 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि 34वें जो 14वें वित्त आयोग में सिफारिशों के अनुसार
इनमें से किस मानदंड में राज्य के बीच अधिकतम आवंटन राजस्व हुआ है? इसका मतलब क्या है कि इसमें से किन चीजों में सबसे ज्यादा आपका जो रिवेन्यू है इसको एलोकेट किया गया था? क्या वो एरिया के अकॉर्डिंग किया गया था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया था, इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किया गया था, या फिजिकल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग किया गया था? तो यहां पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, इनकम डिस्टेंस। देखो इनकम डिस्टेंस अगर समझा जाए, इनकम डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कितना डिफरेंस है इनकम के बीच में, ठीक है, दो राज्यों की इनकम के बीच में डिफरेंस कितना है, कि एक ऐसा राज्य है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक ऐसा राज्य जिसकी इनकम कम है, तो उनकी इनकम के बीच में जो डिफरेंस है उसको कौन बताता है? आपका ये जो इनकम डिस्टेंस होता है। तो आपने इनकम डिस्टेंस के बारे में याद रखना है कि इनकम डिस्टेंस क्या रहता है, ठीक है, ये डिस्टेंस रहता है स्टेट की इनकम में, कौन सी स्टेट से जिसकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, उसको बोला जाता है आपका इनकम डिस्टेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पे बोला हुआ था विच टू कंट्रीज हैव ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द यूनेस्को, ठीक है, तो यहां से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। तो यहां पे आपसे पूछा हुआ था कि कौन दो कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया था, क्या वो यूएसए इजराइल थे, पाकिस्तान यूएसए से, चाइना जापान था, या यूएसए सिंगापुर था? तो उस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में चले हुए थे, तो इसका आंसर क्या था? यूएसए एंड इजराइल था। देखो यहाँ पे इनका लीव करने का रीजन क्या था? इजराइल ने वैसे इनको लीव किया था कि बोलते काफी ज्यादा वायस्ड है ये, ठीक है, इनके अंदर काफी पार्शियलिटी करते हैं ये, ठीक है, यूनेस्को वाले तो उन्होंने लीव कर दिया था, तो इजराइल और यूएसए आपस में क्या है, काफी ज्यादा दोस्त है, तो उसकी वजह से यूएसए ने भी इसको क्या कर दिया था? लीव कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला है विच ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिवैम्प्ड एज यूएसएमसीए। तो बोला है कि विच रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिवैम्प्ड एज यूएसएमसीए, ठीक है, कि इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अब यूएसएमसीए की फॉर्म में, ठीक है, यूएसएमसीए के रूप में किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन को नया रूप दिया गया है, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसा संगठन था जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने? यूएसएमसीए कर दिया। देखो अगर यूएसएमसीए देखा जाए तो यूएस से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स, एम से होएगा मैक्सिको, सी से होएगा कनाडा, और ए से होगा एग्रीमेंट। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएस यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है तो इनका बिम्स्टेक, एशियान और सार्क से लेना देना कुछ बनता है क्या? देखो यहां पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आने चाहिए। तो देखो बिम्स्टेक आपकी क्या है? हमारी तो यहाँ पे एशिया वाली है, ये बे ऑफ बंगाल से रिलेट करती है। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। सार्क भी क्या है? ठीक है, सार्क भी वही से है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहां तो ये एशिया के बारे में बात कर रहा है, बट यहां पे बात हो रही है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा। तो इसके लिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता होता तो अगर आप इन तीनों को एलिमिनेट कर पाते कि ये तीनों एशिया से संबंध रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? नाफ्टा इज द राइट आंसर। तो पहले ये नाफ्टा होता था। नाफ्टा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या थी, तो आपने नाफ्टा की फुल फॉर्म याद रखनी है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका पहले नाम क्या था? नॉर्थ अमेरिका, एफटी क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसको चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया था? यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पे क्या पूछा हुआ था? विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड टॉलरेंस डे बाय द यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को ने किस डेट को वर्ल्ड टॉलरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए बोला था? 16 नवंबर, 8 मार्च, 2 अक्टूबर और 20 मई। तो यहां पे इसका आंसर तो हो जाता है आपका 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को हमारा बनाया जाता है वर्ल्ड टॉलरेंस डे, ठीक है। तो देखो टॉलरेंस होता क्या है? सहना, ठीक है, कितनी सहन शक्ति है, बट सहन शक्ति है किस चीज के लिए? तो टॉलरेंस ने बताया हुआ है कि हम टॉलरेंस किस चीज में रहेंगे, तो बोलते हैं कि हम रिस्पेक्ट करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी चीजें रहेंगी, या अप्रिशिएट करेंगे जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उनसे उनकी सभी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी एप्रिसिएशन करेंगे। जो भी वर्ल्ड में अलग अलग क्या है, इतनी ज्यादा कल्चर है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एप्रिशिएट करने के लिए, ये है टॉलरेंस, कि उसके प्रति हम टॉलरेंट रहेंगे। तो इसलिए बनाया जाता है आपका 16 नवंबर को वर्ल्ड टॉलरेंस डे, ठीक है। जो भी कल्चर डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसके प्रति टॉलरेंट रहेंगे, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके 16 नवंबर को बताई जाती हैं, जो वर्ल्ड टॉलरेंस डे उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सो ये थे हमारे इकोनॉमी के
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था जो 2019 में, इसके जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी में। सो आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह से हमारे जो सेशन है वो आते रहेंगे। जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपके लिए 10 क्वेश्चन डेली आया करेंगे, जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो अगर अच्छा लगा वो सेशन तो देखो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना कि सेशन कैसा लगा। मिलेंगे इस तरह से बड़ी सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।